स्वागत आप सभी का न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रात 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत अयोध्या से जुड़ी खबर से करते हुए, जहां पर 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं। कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन समेत सभी कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि यह कार्यक्रम बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए आयोजित किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लेटर भी शेयर किया है, जिसमें उसने राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने के फैसले का कारण भी बताया है। इसमें कांग्रेस ने लिखा है कि धर्म निजी मामला है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को अपना इवेंट बना लिया है। कांग्रेस के 22 जनवरी को अयोध्या जाने का न्योता ठुकराने पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इसे लेकर जोरदार पलटवार किया है। तो इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को राम विरोधी बता दिया। उन्होंने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी चेहरा देश के सामने आ चुका है। इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने अदालत के समक्ष हलफनामा दायर किया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, उसके नेतृत्व ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। सुनिए। प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। तो वहीं कांग्रेस पर्यवेक्षक अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध किया और ऐसे फैसले लेने से बचने के लिए भी कहा है। अर्जुन मोढवाडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए। तो ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को सलाह दी गई है। अर्जुन मोढवाडिया की ओर से उन्होंने कहा है कि यह निर्णय गलत है, क्योंकि भगवान श्री राम लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की आस्था भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस को इस तरीके के फैसले सोच विचार करके लेने चाहिए। एक्स हैंडल पर सोशल मीडिया के जरिए यह सलाह कांग्रेस को दी गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए। तो वहीं बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार 436 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। साल 2019 से ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी लड़ेगी। 2019 में 436 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। अयोध्या में बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है और सीएम योगी से लेकर बड़े बड़े नेता राम पथ से विजय पथ की ओर अग्रसर हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर रामनगरी से आई, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम शामिल हुए और प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय उत्सव बनाने पर मंथन हुआ। हालांकि एक और रणनीति दिल्ली में तैयार हो रही है, जहां सीटों पर बात चल रही है। दरअसल 2019 से ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इस बार 436 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। जनवरी के आखिरी में बीजेपी पहली लिस्ट जारी करेगी।
यानी 400 सीटों का टारगेट लिए बीजेपी इस बार 2019 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली है और जल्द ही उन सीटों पर उम्मीदवारों की भी घोषणा होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि बीजेपी इस बार पिछली लोकसभा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा होगा जिन सीटों पर पिछली लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। दरअसल पीएम मोदी गारंटी दे चुके हैं कि इस बार हैट्रिक लगने वाली है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सभी महामंत्रियों को स्पेसिफिक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जानकारी है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का हेड बनाया है। इस पूरे घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल को दी गई है। इसके साथ साथ चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है, उसको लेकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह से लगातार अल्पसंख्यकों के बीच में जाना है, खासकर बौद्ध सम्मेलन किस तरह से पूरे देश भर के अंदर करवाने हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को दी गई है। इनके अलावा तरुण चुग को पूरे देश भर के अंदर किस तरह से बड़े नेताओं के प्रवास होने हैं, किस तरह से कार्यक्रम तैयार करने हैं और कार्यक्रम लगने हैं, उन सबकी जिम्मेदारी तरुण चुग के हाथ में रहने वाली है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2 सीटों पर बीजेपी ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर ली। ऐसे में वो 16 सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम हैं कि बार 400 पार के नारे को साकार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश की तरह ही जैसलमेर में भी लोगों में काफी उत्साह है। बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर पीले चावल बांटकर न्योता दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज 22 जनवरी को लोगों से दीपावली मनाने की भी अपील कर रहे हैं। बस चंद दिनों का और इंतजार, सदियों की साधना होगी पूरी। 22 जनवरी को घर घर जलेगा दीप, मनाएंगे दीपावली राम मंदिर वाली। राम राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। राम कथा पारिवारिक मूल्यों की पाठशाला है। तभी 22 जनवरी से देश के नए युग में प्रवेश करने की बात कही जा रही है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का हर दिन हर लिहाज से ऐतिहासिक माने जा रहा है। मंदिर के लिए देश भर में सभी वर्गों के लोगों में बेहद उत्साह और उमंग है। और मैं ये मानता हूँ कि ये घटना भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है वो इस सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना के रूप में आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में अंकित होगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह है। 22 जनवरी को सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में दीपावली सी रौनक दिखाई देने वाली है। जैसलमेर में राम भक्त घर घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज लोगों से दीपावली जैसा जश्न मनाने की अपील कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर उत्साह है और पूरे देश भर के अंदर पीले चावल भी दिए जा रहे हैं और उस दिन पूरे देश में विशेष दीपावली मनाई जाएगी और सभी अपने घर पर दीपक जलाएंगे। ठीक ऐसे ही 22 तारीख को हम सबको अपने घर घर में दीपावली मनानी है और जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ सब लोग उपस्थित होकर के, जो मंदिर नहीं जा पाएंगे वहाँ अपने मंदिर में बैठ करके ही वहीं रामलला का पूजन करें और वहाँ दर्शन करें। कहना गलत नहीं होगा कि 500 वर्षों के बाद जब श्री राम चैन से मंदिर में स्थापित होंगे तब निश्चित ही जन जन को राम राज्य की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से संवाददाता रत्नू की रिपोर्ट। और गुजरात के गांधीनगर में आज से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत हुई। ये समिट 12 जनवरी तक चलेगी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे। ऊर्जा मंत्री और उद्योग वाणिज्य मंत्री ने
टोरंट पावर, टाटा पावर सहित ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गज कंपनियों के साथ मीटिंग की। इसके दौरान राजस्थान में सोलर, हाइड्रो पावर, थर्मल से बिजली उत्पादन में निवेश पर सार्थक चर्चा की गई। कंपनी ने राजस्थान में निवेश की इच्छा जताई। राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, उद्योग वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूरी मदद करने का भरोसा दिया। तो वहीं दिल्ली में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते नजर आए। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी ये पहली मुलाकात रही। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं विनोद जाखड़, जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। और टोंक से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक पहुंचे। हाईवे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। केकड़ी से जयपुर जाते समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक में रास्ते में रुके, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो टोंक से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाईवे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रुके, जहां पर उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें कुछ तोहफा भेंट करने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जहां पर लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उपहार भी भेंट किए और फूल और मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। तो केकड़ी से जयपुर लौट रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पर वो हाईवे पर टोंक पर बीच रास्ते में रुके और यहां पर जैसे ही लोगों को पता चला कि मुख्यमंत्री आए हुए हैं, बड़ी संख्या में वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन भी पहुंच गए। तो हाईवे पर सोयला मोड़ पर रुककर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चाय की चुस्की भी ली। छोटी बच्ची ट्विंकल सेन से उन्होंने बातचीत भी की और बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद भी दिया। कलेक्टर सौम्या झा, एसपी राजर्षि राज वर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम भी उस दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अक्सर अनोखा अंदाज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देखने को मिल जाता है और एक और अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौटते समय टोंक में रुके हाईवे पर, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तो वहीं एक चाय की थड़ी पर भी पहुंचे, जहां पर चाय का लुत्फ उठाया और छोटी बच्ची से बातचीत भी की। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंजू जब से पाकिस्तान से लौटी है, तभी से उसकी चर्चा जोरों पर है। वो मीडिया के सामने भी आई, अपनी बातों को भी रखा। अब खबर आ रही है कि अंजू को नौकरी मिल गई है और अपने भविष्य के लिए भी वो बड़ी तैयारी कर रही है। क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। अंजू पाकिस्तान में 4 महीने से ज्यादा रहकर आई। भारत आकर वो अपने रिश्ते नातेदारों के घर भी नहीं गई, क्योंकि किसी ने उससे बात करना भी ठीक नहीं समझा। उसके माता पिता समेत तमाम रिश्तेदारों ने उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि सभी उसके बिना बताए पाकिस्तान जाने से बेहद ही नाराज थे। करीब 1 महीने से अंजू दिल्ली में अकेली रह रही है। इसी बीच एक खबर आई कि उसे नौकरी मिल गई है। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या अब अंजू भारत में ही नौकरी करेगी? क्या अब वो भारत से दूसरे देश नहीं जाएगी? अंजू के मुताबिक उसने ऑनलाइन नेटवर्किंग का काम शुरू कर दिया है, जिसमें वो पहले भी काम कर चुकी है। अंजू इस वक्त 8 घंटे वर्क फ्रॉम होम कर रही है, जिससे वो एक बार फिर आत्मनिर्भर बन चुकी है। अंजू ने कहा कि पहले भी वो राजस्थान के भिवाड़ी में ऑनलाइन नेटवर्किंग का काम कर रही थी और आगे भी यही काम करना चाहती है। वो खुद की कंपनी शुरू करने की भी सोच रही है। अंजू बताती है कि पहले वो लोगों के पास जाती थी और उन्हें जोड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन अब लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उससे कई लोग जुड़ रहे हैं। इस तरह अंजू ने साफ किया कि वो आगे क्या करना चाहती है। इस वक्त अंजू के बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं। वो छुट्टियों के बाद भिवाड़ी लौट जाएंगे। अंजू ने मीडिया को बताया कि वो अपने पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह के साथ ही रहना चाहती है और बहुत जल्द वो वीजा लेकर भारत आएगा। लेकिन अभी अंजू की कहानी में
एक सस्पेंस और बाकी है, क्योंकि अभी अंजू की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने पहले पति अरविंद से तलाक लेने आई है, लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी अरविंद से तलाक लेने वाली बात आगे नहीं बढ़ी। अचानक अंजू मीडिया के सामने आई और उसने साफ कर दिया कि वो अब पहले पति अरविंद के साथ नहीं रहेगी। अंजू ने पहले पति अरविंद से तलाक भी मांगा है। उसने तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अरविंद इस पर आनाकानी कर रहा है। अरविंद ने तलाक के पेपरों पर साइन नहीं किए हैं। अब सवाल है कि अरविंद क्या चाहता है, वो अंजू को तलाक क्यों नहीं दे रहा। वहीं अंजू के मुताबिक इस बात से उसका पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह परेशान है। उसने पाकिस्तानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जब अंजू अरविंद के साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसे तलाक क्यों नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने जल्द भारत आने की बात भी कही है। उसने कहा कि वो 2 महीने में भारत जाएगा। फिलहाल अंजू नौकरी कर रही है और उसने कहा है कि उसे अब घर वालों की भी जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो दिव्यांगता रास्ते का रोड़ा नहीं बनती। फतेहपुर के चुवास के रहने वाली योगेश शर्मा इसकी बानगी हैं। सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित योगेश पर्यावरण संरक्षण के पहरुआ बनकर उभरे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पर्यावरण संरक्षण की अलग जगह रहे योगेश। धरती खत्म होने के पहले आ जाए होश। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। चलते समय पांव भले ही लड़खड़ा रहे हों, लेकिन इरादे अडिग हैं। धरती को हरा भरा बनाना है। इसी संकल्प को पूरा करने के इरादे से योगेश शर्मा ने 1,11,000 पौधे लगाए हैं और उन पौधों का संरक्षण भी कर रहे हैं। सीकर के फतेहपुर के योगेश को पीएम मोदी से प्रेरणा मिली है। पहले उनका लक्ष्य 1.25 लाख पौधे लगाने का था, जिसे बढ़ाकर उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस तक कर दिया है। पौधे हमने 1,16,000 पौधे लगा चुके हैं, वितरण कर चुके हैं। हाँ, और मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य और मेरे जीवन का पूरा उद्देश्य 1 करोड़ पौधों का रहेगा। और उसमें मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार का भी हमें पूरी तरह से सहयोग मिले, क्योंकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है। और मैंने तो अभियान की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही ली है। नमामि गंगे अभियान है, उसी के तहत हमने पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू किया था। और 5 जून 2019 को 11 पौधों से इस बच्चे ने शुरुआत की थी। तो इस बच्चे की लगन देखकर मैं जी जान से इसके साथ जुड़ गया हूँ। अब तक 1,16,000 पौधे हम रोपण और वितरण कर चुके हैं। पेड़ पौधे लगाने की योगेश की जिद ने उन्हें नई पहचान दी है। योगेश को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर विशेष योग्यजन निदेशालय की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें वन विभाग का जिला स्तरीय वन प्रसारक मिशन पुरस्कार भी मिल चुका है। पेंशन को भी मैं पौधारोपण में यूज में लेता हूँ और सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे अभियान को सहयोग मिले। पौधारोपण के प्रति योगेश के जुनून का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि योगेश को राज्य सरकार की तरफ से जो पेंशन और बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उसे वो पौधारोपण पर खर्च कर देते हैं और दूसरों को भी शादी, बर्थडे, सालगिरह जैसे मौकों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पीएम मोदी की अपील पर अमल कर रहे योगेश पर्यावरण संरक्षण के पहरुआ बनकर के उभरे हैं। देखना है सर्व समाज कब योगेश की अपील पर अमल करता हुआ वसुंधरा को हरी भरी बनाने का प्रण लेता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब एक नजर देश और प्रदेश के 25